कि मैं एसोसिएशन प्रेसिडेंट बनी हुई हूँ, वो हमेशा जो है इसका विरोध करती थी कि वो एसोसिएशन में है। क्यों कोई दलित जो है वो स्टाफ एसोसिएशन प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है? किस लिए नहीं बन सकता है? इस तरह की जो मानसिकता थी इनकी शुरू से मेरे प्रति जो है वो बहुत खराब रही है, इनका रवैया बहुत खराब रहा है। और जो 16 तारीख का जो थप्पड़ था, वो थप्पड़ इसलिए नहीं था कि 1 मिनट की बात थी, वो थप्पड़ इसलिए था कि जब एक स्टाफ एसोसिएशन प्रेसिडेंट को आप थप्पड़ मार सकते हैं आवाज उठाने पर, तो आप देखिए कि अगर और कोई आवाज उठाएगा तो हम उसकी ऐसी बुलंद आवाज को ऐसे ही दबा देंगे जैसे मैंने स्टाफ एसोसिएशन प्रेसिडेंट की आवाज को जो है बंद करना चाहा। तो मेरी आवाज को उन्होंने बंद करना चाहा और जो कॉलेज प्रशासन है इस पर चुप बैठा रहा। ये सारी मिली भगत है। कॉलेज प्रशासन का पूरा अगर काला चिट्ठा निकाल कर देख लीजिए तो सारा आपको काला चिट्ठा नजर आ जाएगा कि आरक्षण के कितने बड़े विरोधी हैं वो। यहाँ तक कि जब ओबीसी ट्रंच आया, ओबीसी ट्रंच को लेकर, उसकी सीट को लेकर जो बंटवारा हुआ उसमें भी धांधली है। ये पूरी धांधली नीलम आवाज उठाती थी। इस धांधली को लेकर लोगों को एडहॉक टीचर्स को निकाला जा रहा था, एडहॉक टीचर्स की नौकरी जो है खाई जा रही थी, रिजर्वेशन को समाप्त किया जा रहा था हर एक पोस्ट से। मैं उसके ऊपर हमेशा जो है आवाज उठाती थी। मेरी उस आवाज को बंद करने के लिए 16 तारीख का ये थप्पड़ पड़ा था और इस थप्पड़ में पूरा कॉलेज प्रशासन जो है उसमें जो है जिम्मेदार है। अगर कॉलेज प्रशासन जिम्मेदार नहीं होता तो 16 तारीख को वो मेरे ऊपर जो ये क्रिमिनल टीचर ने जो हमला किया है, कोई ना कोई एक्शन होता, लेकिन उस समय इस तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ, बल्कि मेरे ही खिलाफ मेमो आ गया है कल कि आप जो है इस 24 घंटे के अंदर जो है इसका जवाब दीजिए। डॉक्टर रंजीत कौर ने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि मैंने उनको मारा है और उनका बाल खींचकर मैंने मारा है और रजिस्टर को फाड़ दिया है। अगर रजिस्टर को फाड़ दिया है तो मिनट्स कहाँ गया? मिनट्स जबकि उन्होंने फेसबुक पर लगा रखा है। तो इस तरह की चीजें जो है मेरी आवाज को दबाने के लिए ये चीज किया गया है। ये जाति हमला है। मैं इसको जिसका मैं जो विरोध कर रही हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर जाति हमला होता है तो आप सोचिए कि छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे कस्बों में क्या हालत होगी कि वहां पर अगर आप अपनी आवाज उठाएंगे तो आपकी आवाज को बंद कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। तो पूरी तरह से इन्होंने मेरे ऊपर शारीरिक और मानसिक दबाव डाला। मैं जिस तरह से कॉलेज प्रशासन का रवैया रहा है मेरे प्रति, 16 तारीख को जो मेरे साथ घटना हुई और उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, मैं आत्महत्या कर सकती थी। मैं अपने आप को जो है कितना अपमानजनक महसूस कर रही थी और वो यही दिखाना चाहते थे, मुझे अपमानित करना चाहते थे मेरी कि ये अगर अपमानित हो जाएगी तो आवाज रुक जाएगी, तो दूसरे टीचर इसको देखकर जो दलित टीचर हैं वो रुक जाएंगे और वो अपनी आवाज नहीं उठाएंगे। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं वाकई में अपने आप को जो है बिल्कुल से असहाय महसूस करने लगी थी। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ मीडिया को कि मीडिया जो है पूरी तरह से, सोशल मीडिया ने मेरा साथ दिया और मुझे जो है यहाँ से उबरने का प्रयास करवाया। और यही उसका कारण बना कि 17 तारीख को जो है उन्होंने जो मेरा मिनट्स जो मैंने लेटर लिखा था उसको डायरी वो नहीं कर रहे थे, उसका डायरी किया गया और उनको जो है रात में या शाम को जब भी जो है उनको उन्होंने एक लेटर भेजा, सिंपल लेटर, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है कॉलेज की तरफ से। तो डॉक्टर नीलम, आप ये बताइए कि क्या पुलिस का रवैया क्या रहा है और क्या आपने एफआईआर दर्ज करी है इसके बारे में? अगर पुलिस का रवैया बहुत ही खराब रहा है, क्योंकि पुलिस तो हमारे यहाँ आए दिन जो है वो कॉलेज में बैठकर यहाँ बैठी रहती थी। तो पूरी मिली भगत थी कॉलेज की। कॉलेज के द्वारा जो है पुलिस को रोक दिया गया था और मेरा जो एफआईआर दर्ज करना चाहिए था SC/ST एक्ट के तहत, मेरा वो मामला दर्ज नहीं किया गया। और जब मैंने उनको ये घटना बताई भी तो उन्होंने एक सिंपल सा पत्र जो है मुझसे तैयार करवा दिया था और उसको जो है 323 के तहत उसको नोट कराया। और जब कल मीडिया के लोग आए तो पुलिस का रवैया इतना खराब था कि मीडिया को से ऐसे बिहेव कर रहे थे कि ऐसे लग रहा था कि हम लोग कोई क्रिमिनल
क्रिमिनल हैं, हम क्राइम कर रहे हैं। पूरी गुंडागर्दी थी, कॉलेज में बंद कर दिया गया था, मुझसे मिलने नहीं दिया जा रहा था किसी को। मैं बाहर गई मिलने के लिए, मुझे भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा था, मुझे भी बाहर कर दिया गया। पूरा कॉलेज बंद कर दिया गया, गेट बंद कर दिया गया, किसी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। यहाँ तक कि जो कैमरामैन थे उनके मोबाइल को छीन लिया पुलिस वालों ने। ये पुलिस का रवैया है। आज़ाद भारत में हम हैं और दिल्ली जैसे दिल्ली हमारी राजधानी है। जब राजधानी में और एक विश्वविद्यालय में जो रेपुटेटेड जो है कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, पूरे देश में जो है दिल्ली, विश्व में जो है दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम है, जब वहाँ इस तरह का दुर्व्यवहार पुलिस कर सकती है तो कहाँ बाकी जगह पर वो क्या कर सकती है, ये सोचनी है। बहुत हमें सोचने का विषय है और हमें सोचना चाहिए कि हम किस 21वीं सदी में रह रहे हैं। हम जो है 75वीं जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। क्या हम स्वतंत्र हुए हैं? क्या हम जातीय मानसिकता से उबर पाए हैं? कहीं ना कहीं जो है बहुत ही सात्विक तरीके से जो है आज भी हमारे समाज में जातीयता बरकरार है। और हम लोग जो इतनी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, कितनी जद्दोजहद के बाद हम समाज में अपना नाम बना रहे हैं, वो आप सोच कर देखिए कि हम कैसे जी रहे हैं और हमें रोका जा रहा है। उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक दलित टीचर जो है हिंदी विभाग की, वो इतनी आगे कैसे बढ़ रही है, वो किताबें कैसे लिख रही है और इतनी किताबें लिख रही है कि इसका नाम हो रहा है। उनको वो नगवारा गुजर रहा है। वो देख नहीं पा रहे हैं कि हम जो है इतने ऊपर उच्च जाति के हैं और ये हम नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं और एक दलित कैसे कर सकता है, मुझसे आगे कैसे बढ़ सकता है। ये सारी मानसिकता जो है उस 16 तारीख को घटना को जो है अंजाम देती है। ये पूरा षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र के तहत जो है 16 तारीख की घटना जो है वो घटित हुई है। वरना उस छोटे से मिनट्स में क्या था, वो मिनट्स मुझे पढ़ने दिए होते, लेकिन उनका ये था कि जब तुम मांगोगे तो हम नहीं देंगे और तुम जो है मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम थप्पड़ के योग हो, तुम जूते के योग हो, तुम नाली के कीड़े हो, तुम पाँव की जूती हो और उसी में रहोगे, तुम आवाज नहीं उठाओगे। और आवाज उठाओगे और हमसे मांगोगे तो हम तुम्हें ऐसे ही थप्पड़ मारेंगे। ये दिल्ली विश्वविद्यालय की सबसे शर्मनाक घटना है और इसको तो 16 तारीख को तो काले दिवस के रूप में मनाना चाहिए कि जहां शिक्षा में, जहां हम बच्चों को शिक्षित करते हैं, जहां हम बच्चों को अधिकार की लड़ाई की शिक्षा देते हैं, जहां सच की बात हम करने की बात करते हैं, हम कैसे कर सकते हैं। एक क्रिमिनल टीचर जो इस बात को लेकर थप्पड़ मार सकती है, आप ये सोचिए कि अगर उसकी बात को ना माना जाए तो वो किसी की हत्या भी कर सकती है। वो तो मेरी हत्या भी कर सकती है। मुझे तो अब उससे जो है अपनी जान का खतरा भी लग रहा है। मुझे लग रहा है कि वो मुझे मरवा सकती है कि अगर मैं एक छोटी सी बात उसकी नहीं मानी, मैंने साइन नहीं किया बिना पढ़े, तो वो मुझे थप्पड़ मार रही है। आज मैं मीडिया में चली गई हूँ, आज मैं अपने अधिकार के लिए लड़ रही हूँ, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रही हूँ, तो वो तो मेरा मर्डर भी कर सकती है। तो इस पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है पुलिस के द्वारा होनी चाहिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा होनी चाहिए और कॉलेज प्रशासन के द्वारा होनी चाहिए। ये डॉक्टर नीलम, ये पीड़िता हैं, इनके साथ दलित होने पर ये एक एसोसिएट प्रोफेसर है। हमें ये आज अपनी गाथा सामने रख रही है, हमें ये सोचना चाहिए इन पे कितना दबाव बनाया गया है। हम इस केस के साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं और हमने देखा है कि इन पे दबाव बनाया जा रहा है कि मामले को रफा दफा करो, और हम इसलिए लड़ाई को इनके साथ, हम सभी यहाँ पे जो एकत्रित हुए हैं, हम इस मामले को ऐसे रफा दफा नहीं होने देंगे। इन्होंने जैसे कहा कि BR अम्बेडकर के फोटो लगाने से डिपार्टमेंट अछूत हो गया है, तो मतलब हम सब किस आज़ादी में जी रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हो गया है। आज इनके साथ, जैसे कि मैम ने बताया कि ये सिर्फ एक एसोसिएट प्रोफेसर नहीं, ये स्टाफ एसोसिएशन की भी प्रेसिडेंट हैं, ये टीचर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है। इन्होंने सिर्फ दलित प्रोफेसर को नहीं मारा, इन्होंने प्रेसिडेंट को मारा है। तो जो प्रेसिडेंट को मार सकता है वो बाकी बच्चों के साथ, बाकी टीचरों के साथ, उनकी जाति को लेके क्या क्या कर सकता है, ये सोचने की बात है। हमारे साथ और भी प्रोफेसर्स और भी कार्यकर्ता जुड़े हैं, उन सब का हम उनकी बात रखते हुए आगे बढ़ाते हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगी कि अपनी बात को 5 मिनट में पूरा करने की कोशिश करें।
सबसे पहले मैं डॉक्टर कंचन से रिक्वेस्ट करूंगी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की डीन है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर कंचन से कि प्लीज़ आप अपनी बात रखें। धन्यवाद। मेरा नाम कंचन है, मैं शिक्षा विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और बहुत ही कड़े शब्दों में मैं निंदा करती हूँ ये जो घटना हुई है 16 अगस्त को डॉक्टर नीलम के साथ। ये एक सामूहिक थप्पड़ है हम दलितों पर, हम दलित बहुजनों पर, और हम इसे एक सामूहिक थप्पड़ के रूप में ही परसीव करते हैं। और ये बहुत ही शर्मनाक है कि इस देश में, जैसा अभी हम सब ने कलेक्टिवली इस भावना को बोला है कि जहाँ 75वीं वर्षगांठ हम स्वतंत्रता की बना रहे हैं और जिस देश का संविधान एक दलित लीडर ने दिया, उस देश में आज भी हम इस तरह की मानसिकता के शिकार हैं जहाँ दलितों के राइट्स को, उनके एम्पावरमेंट के जो प्रोसेस को डिरेल करने के लिए इस तरह की घटनाएं रोज़ हम एक्सपीरियंस करते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि आज सद्भावना दिवस है। हर सरकारी महकमे में एक प्लेज दिलाई जा रही है सरकारी अफसरों को, और ये कहा जा रहा है कि वे इमोशनल वननेस और हार्मनी के लिए कार्यरत रहेंगे और भारत के संविधान के द्वारा सुझाए गए जो मीन्स हैं, डायलॉग हैं, उसके जरिए कॉन्फ्लिक्ट्स का रिजोल्यूशन करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय एक सरकारी महकमा है, सरकार के बनाई गई पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस के तहत, हम गाइडलाइंस के तहत हमारे यहाँ पे सारा आचार विचार किया जाता है। अगर यहाँ पर इस शिक्षा के इस मंदिर में अगर एक व्यक्ति इस तरह की मानसिकता से ग्रसित है, जो इस बात का पूरा प्रमाण है कि ये जो घटना है ये हिडन और इनकॉग्निटो डिस्क्रिमिनेशन का एक बेहतरीन रिफ्लेक्शन है। ये वो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म है जहाँ पर हमें एक दूसरे को चूड़ा चमार भंगी कहने की अब ज़रूरत नहीं है। हम उन हिडन तरीकों से इस डिस्क्रिमिनेशन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे हमारे दलित बहुजन, बैकवर्ड क्लासेस, मार्जिनल और दलित महिलाएं जिस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं उस पर एक पूर्ण विराम लगे। और ये हिडन और इनकॉग्निटो डिस्क्रिमिनेशन के लिए हमारी मांग है, हम ये जानना चाहते हैं, हमारी ये कंसर्न है कि केंद्र सरकार, हमारे इस प्रदेश की सरकार, हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली विश्वविद्यालय किस तरह से इसका संज्ञान लेगा और किस तरह के कदम उठाएगा। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि क्या इस इनकॉग्निटो हिडन डिस्क्रिमिनेशन की पहचान ये सिस्टम करता है कि नहीं करता है, और किस तरह से इसको इस एक्ट के अंदर SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर इस घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस इस पे जल्दी से जल्दी कार्यवाही करती है। हम ये भी समझते हैं कि ये एक माइक्रो मोडालिटी है, इस तरह से थप्पड़ मारना, ये वो माइक्रो मोडालिटी है, ये एक वो सूक्ष्म तरीका है जिससे हम इस एक पर्टिकुलर मैसेज पूरे समाज को देना चाहते हैं। आप ये समझिए कि ये एक अकादमिक इंस्टीट्यूशन है, इसके एकेडमिक रिपरकशंस हैं। वो लड़कियां जो दलित समाज से हमारे कॉलेज में, हमारे क्लासेस में पढ़ने आती हैं, ये मैसेज है उनको, ये उस जगह को, उस पावर डायनामिक्स को बरकरार रखने का मैसेज है। और इस मैसेज की हम बहुत भर्त्सना, ये पूर्ण एक मैसेज है और इसको हम निंदा करते हैं। हमें इस बात से ये बहुत हमें खेद है कि ये एक ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में इस तरह के मैसेज को बरकरार रखने के लिए मानसिकता से लोग तत्पर हैं, लोग इन तरह के कार्यों को अभी भी अंजाम दे रहे हैं। और मैं डॉक्टर नीलम के साथ अपनी सामूहिक संवेदना दिखाती हूँ। डॉक्टर नीलम, हम सब एक हैं, हम इसे एक सामूहिक प्रहार समझते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं और हमारी ओर से ये मांग है कि इसकी जल्दी से जल्दी निष्पक्ष कार्यवाही करके सरकार, विश्वविद्यालय और कॉलेज ये इस बात का पूरा संज्ञान ले और इस चीज़ का पूरा एक इंश्योर किया जाए कि और इस तरह की घटनाएं ना हो। इनका होने का मतलब है कि आज भी हम गुलाम हैं, हम उस मानसिकता के गुलाम हैं जो एंटी दलित है, हम उस मानसिकता के गुलाम हैं जो दलित औरतों को, दलित महिलाओं को पढ़ने लिखने से रोकती है, हम उस मानसिकता के गुलाम हैं जो हमारे बीच ये पावर डायनामिक्स को सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के तहत होने नहीं देती है, उस चेंज को, उस ट्रांसफॉर्मेशन को बरकरार, उस ट्रांसफॉर्मेशन को होने नहीं देना चाहते। हम स्टेटस को बरकरार रखना चाहते हैं, उस पावर हायरार्की को, उस कास्ट हायरार्की में हम बिलीव करते हैं। हम वर्ण व्यवस्था को आज भी ऐसे ही देखते हैं जहां एक नीचे है और दूसरा ऊपर है, और इस स्टेटस को की हम निंदा करते हैं। हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में बिलीव करते हैं, हम यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं और हमारा ये काम है कि हम अगली जनरेशन को उस
पर्टिकुलर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को, उस एम्पावरमेंट को हम करके दिखाएं, हम उसे वाकई में एक ऐसे तरह से मैं कहना चाहूँगी कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो कलेक्टिव जो सामूहिक जो प्रयास है, उस प्रयास से हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करके दिखाएं उस जनरेशन के लिए। तो ये इस बात को कहते हुए मैं विराम देती हूँ अपनी वाणी को कि हम डॉक्टर नीलम के साथ हैं और हम ये डिमांड करते हैं, हमारी ये सामूहिक डिमांड है कि इस सामूहिक थप्पड़ की संज्ञान सरकार और पुलिस ले और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे। धन्यवाद। इसमें ये वारदात हुई, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये बहुत ही अशोभनीय बात है कि इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में, जहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक रिकॉग्नाइज दर्जा मिला है पूरे वर्ल्ड में, और वहाँ पर आज भी इस तरह की संकीर्ण मानसिकता के लोग रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ही है कि किस तरीके से एक वंचित समाज की लड़की कैसे ऊपर ओहदे पर आती है और उनको किस तरीके से दबाया जाए। ये थप्पड़ उसकी मिसाल तो वो सामने आई है, लेकिन जो एक क्रम चलता रहता है अंदर ही अंदर की किस तरीके से जो डिपार्टमेंट की पोस्ट है उन्हें कम किया जाए, रोस्टर को कम करके, वो एक तरीका अलग तरीका का है। क्योंकि रोस्टर में जितनी भी पोस्ट काटी जाती है वो सभी SC ST या OBC की पोस्ट है। इवन आपको मैं उदाहरण दूं कि UGC ने सेकेंड ब्रांच की जो OBC की पोस्ट भेजे हुए 1-2 साल हो गए, अभी तक हमारे कॉलेज में वो पोस्ट OBC को नहीं डिस्ट्रीब्यूट की है और उनकी पूरी सैलरी आ रही है, उस पर भी संज्ञान लिया जाए। क्योंकि एक ऐसा तबका जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन के तहत वो पोस्ट दी गई, वो नहीं दी गई और अभी भी वो पोस्ट खाली रखी गई है। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट में जो स्ट्रेंथ है टीचर्स की, उनको कम किया जा रहा है। हमारे खुद डिपार्टमेंट में पॉलिटिकल साइंस में 23 पोस्ट थी जो अब 18 पे आ गई, जबकि ये है कि एडमिशन लेने वाले लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इवन EWS का कोटा बढ़ा है और सारे कोटे बढ़े हैं, OBC का कोटा बढ़ा है, लेकिन पोस्ट कम हो रही है। तो ये मतलब कि कैसे लोग आंख मूंद के बैठे हैं, ये एक तरीका है कि किस तरीके से इस तबके के लोगों को, जो SC ST OBC के लोग हैं, उन्हें रोका जाए। इवन एक हमारा एम्प्लॉय का पूरी बिल्डिंग है उनके रहने की, रेजिडेंशियल इलाका है, 3 साल हो गए उनको निकाल दिया गया, जिसमें 99% लोग जो हैं वो SC ST OBC के थे और उसको रेनोवेट इसलिए नहीं कराया जा रहा कि इनको दोबारा से ना उनको यहाँ पर बसाया जाए। और उस बिल्डिंग का कोई रेनोवेशन नहीं हुआ है और अभी सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर कोई हॉस्टल बनेगा, जबकि वो एम्प्लॉय के फंड से बना था। आप HRA वगैरह ले रहे हैं तो क्यों नहीं उसको रेनोवेट किया जाता। आज भी वो लोग दर की ठोकर खा रहे हैं और ऐसे मकानों में रह रहे हैं क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते उस किराए को। तो ये जो घटना ना हुई नहीं, या नीलम को कोई सो कॉल्ड नोटिस या मेमो देना, ये तो मेंटेलिटी को दर्शाता है कि आप कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। इवन हमारे कॉलेज की जो गवर्निंग बॉडी है कभी हमारे टीचर से नहीं मिलती कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। और मैंने तो सुना है कि नॉन टीचिंग में भी एक हमारे एम्प्लॉय हैं, उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। तो आप देखेंगे कि उसके पीछे क्या मानसिकता रही होगी और किस तरीके से ऑन ड्यूटी पर उसने जहर खाया और उसको किस तरह वो झाड़ पोंछ कर दिया। तो इस घटना को भी अगर इसी तरीके से हम देख के भी बैठ जाएंगे तो ये हमारे अपने वंचित समाज के पीछे, चाहे जो भी लोग यहाँ पर मौजूद है, मीडिया, प्रेस, हमारे शिक्षक, जो किसी भी तरीके से पीछे नहीं है, उनसे ज़्यादा ही काम करते हैं, उनके लिए शर्म की बात है। तो हमें इस मुद्दे को और आगे लेके जाना है, चाहे वो कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो पार्लियामेंट ही क्यों ना हो, उसके सेशन में इसको उठाना है। पुलिस को हमें हड़काना है कि आप हमारे लिए बने हैं, किसी स्पेशल अथॉरिटी के लिए नहीं बने हैं। चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, उसके हर एम्प्लॉय को हमें बताना है कि अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। और ये सिर्फ डॉक्टर नीलम की लड़ाई नहीं है, जैसा मैडम ने कहा कि ये लड़ाई हमारी सामूहिक लड़ाई है। और इस मानसिकता को तो मेरे साथ कई बार हो चुका है। इवन मैं उसमें इग्नू का मैंने सेंटर खोला तो उस सेंटर को छीन लिया गया। जब मुझे हैंडओवर करने की बात आई तो वहाँ पे 2 ताले लगा दिए कि आप इसमें एंटर नहीं कर सकते। और ये भी मैंने सुना है, देखा नहीं,
कि उस पूरे सेंटर को गंगा जल से धोया गया, तो ये भी सुनने में आया। और आज भी उस सेंटर में मुझे क्लास नहीं अलॉट की गई, जबकि वो सेंटर मैंने ही खोला, अपने प्रयासों से 10 बार इंटरव्यू देके उसकी नींव रखी। और पर्टिकुलर वो इग्नू में पहला सेंटर है जो सिर्फ लड़कियों के लिए खोला गया। मैंने कहा लड़के यहाँ पर नहीं आएंगे क्योंकि हमारा लड़कियों का कॉलेज है। और ये इग्नू वालों ने कहा कि मैडम आपने तो ये नया ही काम किया कि इग्नू को भी उसमें जेंडर में बांट दिया, तो वो पहला कॉलेज है जहाँ लड़कियों का, और उससे छीन लिया गया। इवन मैं उस कॉलेज की एम्प्लॉय हूँ, टीचर हूँ, मेरे को वहाँ पे जाने से भी मना कर दिया गया ताकि मैं कोई ऐसा सामान तो नहीं रखा वहाँ पर कि जो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक दस्तावेज बन जाए, हम वो छीन लें। आज तक उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि आप किस लेवल पर पढ़ा सकती हैं, क्या आपका वो कंट्रीब्यूशन था। तो इस तरह की जो हरकतें हैं ये दर्शाती हैं कि आपकी मानसिकता कैसी है। तो इस लड़ाई को हमें आगे तक लेके जाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं प्रेस का धन्यवाद करूंगी कि जिस समय, जिस दौर में मीडिया पे इतने सवाल हैं, मीडिया अपना अस्तित्व खो चुकी है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानी जाती है, जो आज लोकतंत्र को हिलाने के काम में एक तरह से सहयोग कर रही है, जो सत्ता में बैठे हैं उनके लिए, तो वो मीडिया अगर दलित वंचित समाज की अगर आवाज़ उठाने के लिए इस कड़ी दोपहरी गर्मी में अगर वो आज हमारे साथ खड़े हैं हमारी दबी आवाज़ को उठाने के लिए, तो मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप यहाँ आए। दूसरी बात, ये थप्पड़ सिर्फ एक थप्पड़ नहीं है, ये थप्पड़ सूचक है उस समाज की मानसिकता का कि तुम अगर यहाँ बैठ गए हो तो तुमको ये जानना है कि तुम यहाँ पर बैठे हो तो मजबूरी में तुम्हें हमने बिठाया है, और वो मजबूरी ये है कि तुम्हें जो कहे तुम करो, जैसे कहे, जैसे उठने के लिए बैठने के लिए जो कहे उतना करो। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है और तुम हमारे लिखे को पढ़ने वाले कौन होते हो। ये जो मानसिकता जो वो जनरेशन टू जनरेशन कैरी कर रहे हैं, ये थप्पड़ वो सिंबल था, वो चटाक जो पूरे लोगों के बीच पड़ा। वहाँ पर मैं 5 मिनट लेट पहुँची थी, उस वाक़ये के वक्त नहीं थी, और जो लोग थे, सिर्फ हिंदी विभाग पूरा नहीं था, वहाँ पे दूसरे विभाग के लोग भी थे। किसी ने कुछ कहा नहीं। क्यों नहीं कहा? क्योंकि जो जानते थे कि ये थप्पड़ जिन्हें पड़ा है, जिन्होंने मारा है वो हमारे समाज से हैं, और जिनको पड़ा है वो कैसे बोलेंगे, उनको कल को हम 10 चिट्ठियाँ पकड़ा देंगे। उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारे सामने बैठे, हमने बैठने दिया, यही उनका वो हमारा एहसान माने। मैं 2-3 सवाल के साथ अपनी बात को ख़त्म कर लूँगी क्योंकि बहुत समय हो चुका है। हम में से कितने लोग जानते हैं कि अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो किस जाति से थे? वो एक जो फूल या बागवानी करते हैं, या शायद जूता चप्पल बनाने में थोड़ा कंफ्यूज कर रही हूँ, मुझे लगता है दुनिया में मुट्ठी भर भी लोग नहीं जो उनकी जाति जानते हों। और हमारे भारत में आप देखिए, व्यक्ति की पहचान ही उसकी जाति है, उसकी योग्यता पे बात ही नहीं होगी। जिस देश में राष्ट्रपति को मंदिर में धक्का मार दिया जाए, जिस देश में राष्ट्रपति के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो, इस देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति, उनकी इतनी योग्यता, उनके सर्टिफिकेट्स, उनकी डिग्रियां, पूरे अखबारों का आप जाएं लुट के देखें, पहला पन्ना दलित राष्ट्रपति, उनकी योग्यता कोई नहीं दिखा रहा है, उनकी जाति शो कर रहे हैं दलित राष्ट्रपति। यही दलित थप्पड़ खाएगा, ये उसको मार कर बताया गया कि तुम हमारे मिनट्स मेरा लिखा पढ़ रहे हो। रजिस्टर छीनने का मतलब है कि तुम पढ़ने के कैसे काबिल हो गए। ये आज कोई नहीं कह रहा है, वो कॉलेज नहीं कह रहा जिस कॉलेज के लिए नीलम ने इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, जिस कॉलेज के एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है नीलम, कि इनकी 6 किताबें हैं, और जिन्होंने मारा उनसे पूछा जाए उनका क्या एकेडमिक योगदान है। दूसरा प्रश्न, अगर वही थप्पड़, मैं हिंसा के एकदम खिलाफ हूँ, मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पर ये कहना चाहती हूँ, अगर यही थप्पड़ किसी दलित टीचर ने, किसी भी दलित टीचर ने, अगर किसी चतुर्वेदी, शर्मा, शुक्ला, गुप्ता एग्जाम्पल है, मारा होता, एक जहाँ वर्क प्लेस है, एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, अगर वो थप्पड़ मार दिया गया होता, आप अब सोच लें कि किस हद तक वो बात गई होती। वो टीचर इस वक्त अपने हाथों में सस्पेंशन की चिट्ठी, मेमो, पता नहीं कौन कौन से धाराओं के तहत वो फेस कर रहा होता। लेकिन हमारी साथी के साथ जैसा मैंने सुना, जैसा मेरी जानकारी में जो आया कि डायरी नहीं होने दिया जा रहा है, आप अपना कंप्लेन नहीं रजिस्टर कर पा रहे हैं।
कहा जा रहा है मेल तो किया है, ठीक है, पर एक डायरी होने में इतनी समस्या हो रही तो फिर आगे की लड़ाई कैसे होगी? ये कुछ बातें हैं। अगर राष्ट्रपति और शिक्षक बाद में उनका भी कहना चाहूँगी, हालांकि मुझे शोभा तो नहीं देता है क्योंकि वो कुछ भी एक शिक्षक कम्युनिटी से हैं और शिक्षक कम्युनिटी जो है वो रिप्रेजेंट करती है इस देश की निर्माण बनाने में। हम इस देश के निर्माण करता है। अगर वो निर्माण करता जो है वो शिक्षक अगर एक अपने साथी शिक्षक पे जाति के आधार पर अगर वो हिंसा कर सकता है, वो अपने छात्रों के साथ क्या कर सकता होगा क्लासरूम में? वहाँ तो हमें नहीं पता। जब वो अपनी हायरार्की जात में अपने प्रोफेशन में ही हायरार्की मेंटेन कर रही है तो छात्र तो बहुत निचले चले गए। ये देखना होगा कि उनके छात्रों के प्रति क्या बिहेवियर है। एसोसिएशन की मीटिंग कॉल, माफ कीजिए मैं 2 मिनट बस और लूँगी। एसोसिएशन की उसी 16 की शाम मीटिंग हुई थी और मीटिंग में कड़े शब्दों में निंदा की गई, सबने भर्त्सना की और बहुत से लोगों का कहना था कि इस तरह की घटना को वही अंजाम देते हैं जो मानसिक तौर पे विकृत हैं। तो क्या हम अपने कॉलेज में मानसिक तौर पे विकृत लोगों को हमने हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन बनाया है? क्या मानसिक तौर पे विकृत लोग हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को पढ़ा रहे हैं? हम कैसे छात्र बना रहे हैं? वो क्या अपने घर में किस तरह से उनका व्यवहार होगा? ये बहुत गहरी चिंता का विषय है। ये सिर्फ एक थप्पड़ का विषय नहीं है, ये विषय है आने वाली हमारी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कंसर्न हूँ। नीलम तो चलिए उस समाज से है जहाँ से पैदा होते ही उनको संघर्ष करना पड़ा, अपने जीविका के लिए, अपने शिक्षा के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने परिवार के लिए, और वो लड़ेंगी और लड़ी है वो तभी वो यहाँ आज हुटा के ऑफिस में दिल्ली विश्वविद्यालय के ऑफिस में बैठ करके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा पा रही हैं। तो वो लड़ी, लेकिन वो छात्रों का क्या, जो जिनके पास शब्द नहीं है, जिनके पास पावर अप्रोच कुछ नहीं है, उन बच्चों के लिए प्लीज आप आवाज उठाएं। उन बच्चों के लिए मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से अनुरोध करती हूँ कि प्लीज आप कड़ा से कड़ा जो है कार्यवाही करें, संज्ञान में लें। आप हमारी चिंता ना करें, हम थप्पड़ खा के ही पड़े हुए हैं, हम थप्पड़ खाकर यहाँ तक पहुंचे हैं और थप्पड़ वो बहुत तरीके से पड़े हैं। थप्पड़ मुंह पे ही नहीं पड़ता है कि चटाक की आवाज हो और फिर आप देखें कि क्या हुआ। थप्पड़ के बहुत तरीके हैं। थप्पड़ हम हर रोज रस्तों में खाते हैं, मेट्रो में खाते हैं और अपने इंस्टीट्यूशन में खाते हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ में जब एक कागज ले जाते हैं तब हमें वो थप्पड़ पड़ता है। थप्पड़ों की कोई सीमा नहीं है, लेकिन प्लीज इन थप्पड़ों को आप कम से कम आने वाले बच्चों को हमारे बचा दीजिए। कोई ऐसी कार्यवाही कीजिए। मैं कॉलेज से भी अनुरोध करूंगी, जो पिछला हुआ सो हुआ, लेकिन प्लीज आप और एक तरह से अब कम से कम इस पे फुल स्टॉप नहीं लगा सकते हैं तो कृपया करके कॉमा तो लगाइए। कम से कम एक मैसेज तो दीजिए कि नहीं, हम बुद्धिजीवी वर्ग से हैं और ये हमारी बकौती नहीं है। जिसने 6 किताब लिखी है वो भी हमारे समकक्ष या हमसे बेहतर है और उसको एक्सेप्टेंस करें। थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली सॉरी दैट आई टुक मोर टाइम। आई एम रियली सॉरी। और नीलम के साथ में जो हुआ वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि महिलाएं किसी भी तरीके से यहाँ तक पहुँचना महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाएं 3 तरह से शोषित होती हैं और महिलाओं के लिए यहाँ तक पहुँचना बहुत ही संघर्षपूर्ण है। उन्हें अपने घर से भी संघर्ष करना पड़ता है, समाज से संघर्ष करना है और किसी तरीके से यहाँ पर पहुँच जाती हैं तो उन्हें इसलिए हरेस किया जाता है कि वो यहाँ पे पहुँची क्यों, उन्होंने आवाज़ उठाई क्यों, उन्होंने विरोध किया क्यों। क्योंकि जब यहाँ तक पहुँच जाती हैं तो वो विरोध करना भी सीख जाती हैं। बचपन से ही विरोध, अपने अगर हमें कुछ पाना है तो विरोध करना है और वो विरोध करती हैं और इसीलिए उन्होंने विरोध करने की आवाज़ को दबाने की कोशिश करी। जब तक हम विरोध नहीं करेंगे किसी चीज़ का हमें कुछ मिलेगा नहीं। तो बच्चा होता है तभी माँ दूध देती है और ये एक अकेली नीलम पे थप्पड़ नहीं है, ये एक जातिगत शोषण है, ये एक मानसिक शोषण है नीलम के साथ में, जो पूरी कम्युनिटी के साथ में है, एक वर्ग के साथ में है और खास तौर पे ये शोषण महिलाओं के साथ में है कि भाई उनकी उठती आवाज़ को किस तरीके से दबाया जाए, उनकी उठती आवाज़ को किस तरीके से रोका जाए, उन्हें जो एजुकेशन मिली है उन्हें वहाँ तक पहुँचने से कैसे रोका जाए, ताकि क्योंकि महिलाएं आवाज़ उठाती हैं तो वह पुरुषों से आगे रहती हैं हर चीज़ में। वह कर्मठ है अपने समाज के प्रति, वह कर्मठ है अपने व्यवसाय के प्रति, वह कर्मठ है अपने परिवार के प्रति, वह समर्पित है देश के लिए। लेकिन उन्हें आगे बढ़ने, इसीलिए उन्हें आगे बढ़ने से रोका जाता है कि वो आगे ना बढ़े। अगर ये आगे बढ़ गए तो इन्होंने आज़ादी की मांग करी, उस आज़ादी को ना देने के लिए ये पितृसत्ता हावी है, ये सवर्णवाद हम पे हावी है,
ये फिर से गुलामी, वही गुलामी आ रही है हमारे पास में, क्योंकि इन्होंने एजुकेशन खत्म करने के लिए सबसे पहले आरक्षण पे प्रहार किया है और आरक्षण खत्म करके ये हमारे एजुकेशन खत्म करना चाहते हैं। इन्होंने हमारी नौकरियां खत्म कर दी कि भाई ऐसी महिलाएं निकल कर ही ना आए जिससे वो आवाज उठा सके। ये ऊपर कैसे उठ गया इनका स्टेटस? वो स्टेटस ऊपर नहीं उठना चाहिए, उस स्टेटस को डाउन करने के लिए ये बहुत से कांड करते हैं। नीलम के साथ में कांड हुआ है, मिर्चपुर कांड हुआ है, गोहाना कांड हुआ है, ये सारे कांड इसलिए हुए कि ये कास्ट ऊपर उठ के क्यों आई है। तो ये एक नीलम की उभरती हुई मुखर आवाज को दबाने की कोशिश की गई है कि नीलम जो भी गलत होता है उसका विरोध ना करें। नीलम जो करती हैं वह गलत करती हैं और उस आवाज को दबाने के लिए पुलिस भी उनके साथ में है, प्रशासन उनके साथ में है और मेन स्ट्रीम का मीडिया उनके साथ में। अगर आज हमारा मीडिया हमारे साथ में नहीं होता तो यह आवाज ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाती और हम अपनी आवाज को वहीं तक अपने तक सीमित करके रह जाते हैं। ये नीलम की हिम्मत है ये, और हम नीलम के साथ में हैं हमेशा खड़े हुए कि भाई आप अकेले नहीं हो, क्योंकि जब तक हम अपने संगठन की ताकत नहीं दिखाएंगे नीलम अकेली भी नहीं लड़ सकती है। तो हमें उनके साथ में हमेशा खड़ा रहना है, अपने संगठन को मजबूत करना है और संघर्ष करना है, तभी हम जीत हासिल कर सकते हैं। और यह लड़ाई केवल आज की नहीं है, यह लड़ाई लंबी चलने वाली है, क्योंकि सरकार हम पर हावी हो रही है, सरकार हमारे अधिकार छीन रही है, संविधान खत्म किया जा रहा है। अगर संविधान है तो हम हैं, और हम नहीं, अगर संविधान खत्म हुआ तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें गालियां बकेगी। और हम नहीं चाहते हैं कि वही शोषण जो हमारी पीढ़ियों ने, गुजरी हुई पीढ़ियों ने किया, वही शोषण हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी उनसे गुजरना पड़े। तो हम चाहते हैं कि भाई अगर हम आने वाली पीढ़ी को सुरक्षा देना चाहते हैं, उनका भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं, तो हमें नीलम के साथ मिलके उस विरोध के स्वरूप में आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें बोलना पड़ेगा। और हर कदम पे जहाँ पे भी हमारा शोषण होगा, हमें सामूहिक रूप से जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, चाहे वो धर्म की आवाज़ हो, चाहे एजुकेशन की आवाज़ हो, चाहे आरक्षण की आवाज़ हो, हमें आवाज़ उठानी ही है। हमें अपने अधिकारों को पाना है, क्योंकि बाबा साहब ने जो अधिकार दिए थे बड़ी मुश्किलों से दिए थे। उन अधिकारों को हम किस तरीके से पा सकते हैं, यह हमारे संगठन के ऊपर, हमारे संघर्ष के ऊपर डिपेंड करता है। हम नीलम के साथ हैं हमेशा, और जब तक नीलम संघर्ष में आगे हैं हम उनके साथ साथ ही रहेंगे। जय भीम।